नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र। और जब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। आंतरिक प्रवाह तंत्र है, अरब सागरीय नदी तंत्र है और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम अरब सागरीय नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। और अरब सागरीय नदी तंत्र में मुख्य 4 नदियां हैं। एक साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, लूनी और माही नदी। यह जो नदियां हैं अपना जल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती है, इसीलिए इन्हें हम अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अरब सागरीय नदी तंत्र में हम लोग लूनी नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लूनी नदी जो कि पश्चिमी राजस्थान की या थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, जिसे मारवाड़ की गंगा के नाम से जानते हैं, जिसकी कई भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। लेकिन जब हम लूनी नदी तंत्र का अध्ययन करते हैं तो लूनी नदी के साथ साथ लूनी की सहायक नदियों पर भी विस्तार से चर्चा करें। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं और सहायक नदियों को लेके किस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों की। लूनी नदी की सहायक नदियां कि लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं और लूनी नदी की सहायक नदियों को लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि लूनी नदी कहां से निकलती है। तो जो लूनी नदी है यहां नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। और जब यह नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है तो यह सागरमती के नाम से निकलती है और इसमें एक नदी और आकर मिलती है, सरस्वती नदी। और दोनों जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, गोविंदगढ़ के नाम से जानते हैं। और इस गोविंदगढ़ से लूनी के नाम से यह प्रवाहित होती है और इस प्रकार से यह प्रवाहित होती है और अंत में कहां जाके घिरती है, कच्छ के रण में जाके यह समाप्त। जब लूनी नदी निकलती है तो इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती है। तो देखिए, इनकी सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो एक नदी तो इसमें आकर मिलती है जिसे हम लीलनी नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरी इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसे बांडी नदी कहते हैं। और बांडी की एक सहायक नदी भी है जिसे हम कहते हैं गुइया नदी। इसके बाद इसमें एक और नदी आकर मिलती है
जिसे कहा जाता है मीठड़ी। इसके बाद एक नदी और आकर मिलती है जिसे कहा जाता है जोजरी। उसके बाद एक नदी और आती है जिसे कहा जाता है इसके बाद एक और नदी आकर मिलती है जवाई। और जवाई में दो नदियां आकर मिलती है, दो जवाई की सहायक नदी है। एक तो मथाई नदी है और एक खारी नदी है। और सबसे अंत में जो लूनी नदी में मिलती है वह सागिर। तो इस प्रकार से लूनी की सहायक नदियां। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लूनी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो लूनी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो उसमें एक तो है लीलनी नदी है, बांडी नदी है, मीठड़ी नदी है, जोजरी नदी है, सूकड़ी नदी है, जवाई नदी है और सागिर। तो सबसे पहले तो लूनी की सहायक नदियां कौन सी हैं यह क्लियर होना चाहिए। इसके बाद कई बार हमें लूनी में मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम पूछा जाता है। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है सागी नदी को, जवाई नदी को, सूकड़ी और बांडी को, और एक जोज। लीलनी और मीठड़ी को पूछने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हमें यदि यह चित्र अच्छे से समझ रखा है कि सबसे पहले लीलनी, फिर बांडी और उसकी सहायक नदी गुइया, फिर मीठड़ी, फिर जोजरी, सूकड़ी, जवाई और सागी। मीठड़ी को लेके प्रश्न बहुत रेयर केस में पूछाता है क्योंकि मीठड़ी जो नदी है यहां एक नदी नहीं है। वर्षा के समय जो जल की धाराएं निकलती है उन जल की धाराओं को संयुक्त रूप से मीठड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वह एक तो बांडी नदी को लेके, एक सूकड़ी नदी को लेके, जवाई को, जोजरी को और सागी। लीलनी और मीठड़ी को लेके प्रश्न बहुत कम पूछे थे। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो गुइया नदी है यह बांडी की सहायक नदी है, यह ध्यान रखना। लूनी नदी तंत्र के अंतर्गत तो पढ़ते हैं लेकिन यह बांडी की सहायक नदी है। और जब क्रम में बात करते हैं तो लीलनी के बाद गुइया, गुइया के बाद क्या आती है, बांडी आती है। क्योंकि इस प्रश्न को एग्जाम में हमें पूछा गया है कि लूनी नदी में मिलने वाली नदियों का मुहाने से उद्गम, यह तो क्या कहलाएगा, उद्गम। यह तो उद्गम स्थल है इसका, और यह जो है क्या है, मुहाना, यानी कि जहां से यह सागर में गिरती है। तो मुहाने से उद्गम की ओर जब क्रम पूछा जाता है तो सागी पहले आएगी, जवाई, सूकड़ी, जोजरी, मीठड़ी, बांडी, लीलनी। और उद्गम से मुहाने पे पूछा जाता है तो लीलनी है, बांडी है, यह तो सहायक नदी। लेकिन इसके साथ जो है कई बार गुइया नदी को और जवाई की जो सहायक नदी है कौन सी है, एक खारी नदी, खारी नदी है, और मथाई नदी को लेके प्रश्न पूछा। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमें लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी है यह क्लियर होना चाहिए। अब लूनी की सहायक नदियों में
जिन जिन नदियों को लेके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जोजरी नदी के बारे में। किसके बारे में? जोजरी नदी। क्योंकि जोजरी नदी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि जब लूनी नदी बहती है तो लूनी नदी का यह तो कौन सा पक्ष है, देखा होगा आप लोगों ने, यह बायां भाग है और यह दायां। तो दाईं ओर से एकमात्र नदी मिलती है, वह कौन सी है? जोजरी। और इसीलिए प्रश्न हमें जोजरी नदी को लेकर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि लूनी नदी की सहायक नदी में सबसे प्रमुख प्रश्न जो आ रहा है वर्तमान में जोजरी नदी के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो अब जोजरी नदी को लेकर क्या प्रश्न बन सकता है, किस प्रकार से पूछा जाएगा, हम उन पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले लूनी की सहायक नदी में हम जोजरी नदी पर चर्चा करते हैं। अब देखिए जोजरी नदी को लेके क्या प्रश्न बनेंगे। अब जोजरी नदी को लेके जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला उसका उद्गम स्थल। कि यह कहां से निकलती है, तो यह पहला पॉइंट क्लियर हो गया, यह पौंडलू ग्राम नागौर से निकलती है। दूसरा पॉइंट इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र जो है यह नागौर और जोधपुर है। इसके बाद इसका समाप्ति स्थल। कि इसका समाप्ति स्थल क्या है, तो ध्यान रखना लूनी नदी कि यह लूनी जोधपुर के निकट यह लूनी नदी में मिलती है। कई जगह किताबों में तो नहीं है, सामान्यतः गाइडों में लिखता हुआ मिलता है खेजड़ली खुर्द के निकट यह लूनी नदी में मिलती है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि खेजड़ली खुर्द जो है वह जोधपुर में है, तो जोधपुर के निकट यह किस में मिलती है? लूनी नदी में मिलती है। हालांकि जब हम सहायक नदियां पढ़ते हैं तो इनके उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति स्थल को लेकर प्रश्न बहुत कम पूछा था। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो पूरी जो लंबाई है यहां लगभग 150 किलोमीटर। लेकिन जोजरी नदी को लेके जो भी प्रश्न आते हैं वह इसकी विशेषता को लेके आते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता जो हमें करंट में पूछी जाएगी कि जोजरी नदी पर फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसकी तर्ज पर वाटर फ्रंट पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस की तर्ज पर, किसे? फ्रांस की राजधानी पेरिस की तर्ज पर
वाटर फ्रंट पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित सबसे प्रमुख विशेषता है कि इस पर जो है पेरिस की तर्ज पर वाटर फ्रंट पर्यटन प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। दूसरी इसकी विशेषता है कि जोजरी नदी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है तथा लूनी नदी में दाईं ओर से यहां ध्यान रखना कि यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। तो जब अरावली से नहीं निकलती है तो यह कहां से निकलती है? तो यह पोंडलू ग्राम नागौर से निकलती है, जो कि नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र है। यानी कि जोजरी नदी का उद्गम कहां से माना जाता है? नागौरी उच्च भूमि से। जोजरी नदी का उद्गम कहां से माना जाता है? नागौरी उच्च भूमि से माना जाता है। कहा जाता है कि यह नागौरी उच्च भूमि से निकलती है। कहां से निकलती है? नागौरी उच्च भूमि, यानी कि नागौर के पोंडलू ग्राम से निकलती है और दाईं ओर से लूनी नदी में मिलती है। और लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। देखिए, जब हम पिक्चर देखते हैं तो सभी नदियां लूनी नदी के बाईं ओर से मिलती है, एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। और इसीलिए इस नदी को वर्तमान में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद बाईं ओर से जो नदियां मिलती है उन पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीलनी नदी। अब हम क्रम याद नहीं रखना, क्रम तो हमें इस पिक्चर से होगा। हमें उन नदियों के बारे में पढ़ता है जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, जब हम लूनी की सहायक नदियों में जोजरी के बाद में बात करते हैं तो वह है लीलनी नदी। लीलनी। अब देखिए, लीलनी नदी के संबंध में प्रश्न जो आता है, सबसे पहले आता है इसका उद्गम स्थल। अब देखिए, इसके उद्गम स्थल को लेके दो तरह से प्रश्न आते हैं। क्या क्या? कि कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है कि लीलनी नदी जो है वह जवाजा की पहाड़ियां ब्यावर से निकलती है। उद्गम स्थल कौन सा है? जवाजा की
पहाड़ियां, ब्यावर। तो कुछ किताबें कहती है इसका उद्गम स्थल है वह है सोजत पाली। तो हमें लीलनी नदी के उद्गम को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ऑप्शन में जवाजा की पहाड़ियां आती है तो जवाजा की पहाड़ियां, सोजत आता है तो सोजत। अब दोनों में से कोई एक पूछा जाए, लेकिन आता है क्वेश्चन यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में यदि ब्यावर है तो ब्यावर होगा, पाली है तो पाली होगा। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इसका समाप्ति स्थल। और जब हम समाप्ति स्थल की बात करें तो कुछ किताबें कहती है इसका समाप्ति स्थल ब्यावर है, तो कुछ कहते हैं इसका समाप्ति स्थल पाली। हमें इसमें भी कंफ्यूज नहीं होगा कि जहां से निकलेगी वहीं समाप्त होगी। यदि ब्यावर से निकलती है तो ब्यावर में समाप्त होगी, सोजत से निकलती है, पाली से निकलती है तो पाली में यह क्या होगी, समाप्त होगी। और इसके बाद समाप्ति स्थल, यहां दो पॉइंट विशेष रूप से लूनी नदी में समाप्त होगी। लेकिन यदि आपसे प्रवाह क्षेत्र पूछा जाता है तो प्रवाह क्षेत्र यदि ब्यावर से निकलती है तो ब्यावर या पाली से निकलती है तो पाली। और इतना कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है, हमें बस लीलनी नदी की विशेषता याद रखनी है, उद्गम, समाप्ति और प्रवाह क्षेत्र में नहीं रटना है। क्योंकि जैसे जैसे विद्यार्थी पढ़ता है कहीं ना कहीं कंफ्यूज क्रिएट होता है कि कुछ किताबों में ब्यावर है, कुछ किताबों में पाली है। अब विद्यार्थी किस किताब को फॉलो करता है यह विद्यार्थी पर निर्भर करता है, और इसीलिए मैं सभी किताबों का जो सार है उस सार के अनुसार बता रहा हूं कि यदि हमें ऑप्शन में जवाजा की पहाड़ियां हैं तो उद्गम स्थल जवाजा की पहाड़ियां होगी, समाप्ति स्थल ब्यावर है तो ब्यावर होगा, प्रवाह क्षेत्र ब्यावर। यदि उद्गम स्थल सोजत पाली है तो प्रवाह क्षेत्र भी पाली होगा, समाप्ति स्थल भी पाली होगा। बस इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वह विशेषता क्लियर होनी चाहिए, और यही हमें एग्जाम में पूछी जाती है विशेषता। और इसकी एक ही विशेषता है, वह है कि लीलनी नदी लूनी नदी में सबसे पहले मिलने वाली कि लूनी नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो वह है लीलनी। बस इतना सा लीलनी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगली जो आती है वह है मीठड़ी नदी। और मीठड़ी नदी में केवल आपको यह पता होना चाहिए कि मीठड़ी लूनी की सहायक नदी है। मीठड़ी की क्या विशेषताएं हैं कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मीठड़ी नदी को लेके जो हम पॉइंट याद करते हैं, सबसे पहला पॉइंट उद्गम स्थल, तो यह पाली से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र, तो यह पाली जिले में बहती है। और उसके बाद समाप्ति स्थल,
लूनी नदी में समाप्त होती है, कहां पर? पाली में। और इसीलिए हमें इस नदी की कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि यह एक बरसाती नदी है। जब वर्षा होती है तो जल की धाराएं एक नदी के रूप में बहती है, जिसे पाली में मीठड़ी के नाम से जानते हैं। और इसीलिए मीठड़ी नदी को केवल लूनी की सहायक नदी के रूप में याद करना है। इसकी ना तो कोई विशेषता है, न ही इसका उद्गम, प्रवाह क्षेत्र या समाप्ति स्थल पूछा जाता है। हमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह जोजरी नदी के बारे में पूछा जाता है। मीठड़ी और लीलनी को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना सिर्फ सहायक नदी के रूप में है। और लीलनी का प्रश्न आता है तो केवल इतना आता है, लूनी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो वह लीलनी नदी है। क्लियर? अब इसके बाद जो लूनी की सहायक नदियां, जिसमें अगली नदी है बांडी नदी। और बांडी नदी को लेके बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और वर्तमान में सबसे ज्यादा यह चर्चित भी है, तो यह ध्यान रखना। बांडी नदी, बांडी नदी को लेके क्या क्या पॉइंट याद रखना है? सबसे पहला, इसका उद्गम स्थल याद रखना है। इसका प्रवाह क्षेत्र याद रखना है और इसका समाप्ति। पहले तो 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब यह कहां से निकलती है? तो यहां हेमावास पाली से निकलती है। पाली जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है और समाप्ति स्थल इसका लूनी नदी लाखर गांव पाली। यह जो है बांडी नदी का उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र, यानी कि पाली से निकलती है, पाली में बहती है, पाली में ही समाप्त होती है। अब इसके बाद इसकी विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करते हैं विशेषता की। अब इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता कि इस पर एक जल प्रपात है पाली में। बांडी नदी पर पाली में भीलबेरी जल प्रपात स्थित है, जिसे राजस्थान का दूध सागर सबसे पहली विशेषता है कि यह जो है इस बांडी नदी पर पाली में एक झरना है, जल प्रपात है, जिसे भीलबेरी जल प्रपात कहते हैं और इसे ही राजस्थान के दूध सागर की संज्ञा दी गई। क्लियर? दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट है,
पाली की औद्योगिक इकाइयों का प्रदूषित जल बांडी नदी में मिलने के कारण राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, जिसे रसायन नदी केमिकल रिवर क्या कहते हैं? केमिकल रिवर या रसायन नदी कहते हैं, क्योंकि पाली जो कि अपने रंगाई छपाई उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, तो कपड़ा उद्योग में रंगाई छपाई के दौरान जो औद्योगिक इकाइयों से रसायन युक्त जल निकलता है, वह जल इसी नदी में आके मिलता है, और इसीलिए यह नदी राजस्थान में जल प्रदूषण के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है, जिसे हम रसायन नदी या केमिकल रिवर के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया? इस प्रकार से बांडी नदी की जो विशेषता है, एक तो जलप्रपात है, दूसरी यह राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। इसके बाद इस पर 2 बांध बने हुए हैं। इस पर परियोजना की बात करें तो इस पर एक तो है हेमावास बांध, बांडी नदी पर। कहां पर है? हेमावास पाली में। कि जैसे ही यह हेमावास पाली से निकलती है, इस पर एक बांध बनाया गया है, जिसे कहा जाता है हेमावास बांध। यानी कि जब यह नदी बांडी नदी यहां कहां से निकलती है? हेमावास से निकलती है, तो हेमावास में इस पर एक बांध बनाया गया है, इसे कहा जाता है हेमावास बांध कहते हैं। और जब यह आगे आती है तो इस पर एक पाली जिले में स्थान है, जिसका नाम है सेलवाड़ा, जहां पर एक और बांध बनाया गया है, जिसे कहा जाता है बांडी सेलवाड़ा। तो जो बांडी नदी है, इस पर 2 बांध बने हुए हैं। एक बांध तो हेमावास में है, और दूसरा जो बांध है वह है बांडी सेलवाड़ा बांध। यहां भी बांडी नदी पर सेलवाड़ा पाली में, जिसे बांडी सेलवाड़ा बांध, एक सूकड़ी सेलवाड़ा बांध भी है। सूकड़ी सेलवाड़ा बांध
सिरोही जिले में है, जबकि बांडी सेलवाड़ा बांध बांडी नदी पर पाली जिले में, और इसकी एक सहायक नदी है। इसकी जो सहायक नदी है वह है गुइया नदी, इसकी सहायक नदी। तो इस प्रकार से हमें बांडी नदी की क्या विशेषताएं हैं, इस पे कौन सी परियोजना है और इसकी सहायक नदी क्या है या कौन सी है, इसको लेके प्रश्न हमें पूछा था। इसके बाद अगली नदी जो आती है वह है सूकड़ी नदी। तो बात करते हैं सूकड़ी नदी की। सबसे पहले सूकड़ी नदी को लेके प्रश्न जो आते हैं वहां आते हैं इसके एक तो उद्गम स्थल। तो यहां निकलती है देसूरी, पाली से यह निकलती है। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र यहां पाली, जालोर, और बालोतरा, तीन जिलों में यह प्रवाहित होती है। पाली से निकलती है, जालोर के रास्ते यह बालोतरा थी, और बालोतरा में यह समदड़ी के निकट किसमें मिल जाती है, लूनी नदी में क्या हो जाती है, मिलती है। समाप्ति स्थल जो इसका लूनी नदी, समदड़ी, बालोतरा की समाप्त, लूनी नदी में यह समाप्त होती है। कहां होती है, समदड़ी के निकट, बालोतरा में जो समदड़ी है उसके निकट यह मिलती है। अब इसकी क्या विशेषता है, अब समझना यहां से विशेषता। जब हम विशेषता की बात करें तो इस नदी के किनारे जालोर का जो सुवर्णगिरी है, जिसे हम कनकाचल कहते हैं, कनकाचल दुर्ग इसी नदी के किनारे स्थित है। जालोर का सुवर्ण गिरी दुर्ग, जिसे कनकांचल कहा जाता है, सूकड़ी नदी के यानी कि जालोर का किला जो है वह सूकड़ी नदी के किनारे है। तो इसलिए कई बार प्रश्न आता है कि कनकाचल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। यह इसकी क्या है, विशेष। अब इसके बाद आता है इस पर परियोजना। जब हम परियोजना की बात करें तो सूकड़ी नदी पर दो बांध बने हुए हैं। कितने बांध हैं, तो एक तो कहलाता है सरदार समंद बांध, सरदार समंद बांध, यह
सूकड़ी नदी पर कहां है? पाली में है। और दूसरा बांध जो है वह है बाकली बांध, यह भी सूकड़ी नदी पर जालोर में। तो सूकड़ी नदी पर भी दो बांध बने हुए हैं, एक तो सरदार समंद बांध है और एक बाकली बांध। और सबसे ज्यादा बाकली बांध लूनी नदी की सहायक नदियों में जब परियोजनाएं पूछी जाती है तो जवाई परियोजना के बाद सबसे ज्यादा प्रश्न आता है वह बाकली बांध का आता है कि बाकली बांध कहां है या किस नदी पर है। तो बाकली बांध सूकड़ी नदी पर जालोर में बाकली नामक स्थान पर है, इसीलिए इसे हम बाकली बांध के नाम से जानते हैं। और सरदार समंद बांध पाली में सरदार समंद नामक स्थान पर है, इसलिए इसे सरदार समंद बांध की संज्ञा दी गई। लेकिन दोनों ही बांध सूकड़ी नदी पर है, जबकि बांडी नदी पर जो है हेमावास और बांडी सेलवाड़ा बांध है। तो इस प्रकार से हमें लूनी की सहायक नदियों में बांडी नदी और सूकड़ी नदी को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, चाहे वह उसके उद्गम स्थल को लेके, प्रवाह क्षेत्र को लेके, उसके समाप्ति स्थल को लेके, विशेषता या परियोजना को, तो जिस प्रकार से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार हमने बांडी नदी और सूकड़ी नदी का अध्ययन किया। इसके बाद आता है लूनी की एक और सहायक नदी जिसे हम जवाई नदी के नाम से जानते हैं। और लूनी की सहायक नदियों में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह जवाई नदी को लेके पूछे थे। अब जवाई नदी को लेके क्या प्रश्न बनते हैं हम उन पर बात करते हैं। जवाई नदी, और जवाई नदी को लेके जो प्रश्न बनते हैं सबसे पहला इसका उद्गम स्थल है, प्रवाह क्षेत्र है और समाप्ति स्थल है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं उद्गम स्थल कि जवाई नदी कहां से निकलती है। तो जवाई नदी यहां निकलती है गोरिया ग्राम पाली से यह निकलती। अब यह कहां कहां बहती है तो यहां पाली, जालोर और बाड़मेर, इन तीन जिलों में बहती है और उसके बाद समाप्त होती है बाड़मेर के निकट यहां लूनी नदी में जाके मिलती है। तो इस प्रकार से उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति स्थल। अब इसकी जितने भी प्रश्न आते हैं वह इसकी विशेषता और परियोजना को लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्या विशेषता है। कि लूनी नदी की क्या विशेषता है। और लूनी नदी की विशेषताओं में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जवाई नदी लूनी नदी की
सबसे लंबी पहला पॉइंट है कि जवाई जो नदी है यह लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। पहला पॉइंट, सबसे पहले लीलनी मिलती है, जोजरी दाईं ओर से मिलती है, लेकिन सभी नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जवाई नदी जो है जवाई नदी पाली तथा सिरोही की सीमा यह दूसरा पॉइंट कि जवाई नदी जो है यह पाली और सिरोही की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कि जवाई नदी के एक और सुमेरपुर पाली है तो दूसरी ओर शिवगंज सिरोही है। तो पाली और सिरोही की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? यही जवाई नदी करती है। और इसी नदी के किनारे एरिनपुरा छावनी भी स्थित है। जवाई नदी के किनारे पाली में एरिनपुरा छावनी है। तो जो पाली में एरिनपुरा छावनी, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान हम लोग जानते हैं कि एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ और उसके बाद आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया था। तो इसलिए ध्यान रखना कि एरिनपुरा छावनी जो है वह पाली जिले में है और किस नदी के किनारे है? तो जवाई नदी के किनारे। तो इस प्रकार से हमें जवाई नदी की विशेषता पूछे। इसके अलावा जवाई नदी को लेके क्या प्रश्न बनते हैं? इसके अलावा जवाई नदी को लेके प्रश्न आते हैं कि इसकी सहायक नदियां जो है उसको लेके भी प्रश्न हमें पूछा जाता है। अब क्या सहायक नदियां हैं हमें पता होना चाहिए। जवाई नदी की सहायक नदियां, और जवाई नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नदी है सहायक वह है मथाई नदी। अब मथाई नदी को लेके क्या है ध्यान रखना कि यह जो है मथाई नदी पाली में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से निकलती है। जिसके किनारे रणकपुर जैन जिसके किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। और रणकपुर जैन मंदिर के बारे में आप लोग जानते हैं
कि जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के समय सेठ धनकरण शाह ने करवाया था, या धरण शाह ने जिसका निर्माण करवाया था, और जो कि अपने 1444 खंभों के लिए जाना जाता है, जिसे खंभों का अजायब घर भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे वैश्याओं के मंदिर के रूप में भी जानते हैं। तो जब हम राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य कला का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि रणकपुर जैन मंदिर, जो कि आदिनाथ को समर्पित मंदिर है, जो कि भूमिज शैली में बना हुआ मंदिर है, जिसे वैश्याओं के मंदिर के रूप में या फिर खंभों के अजायब घर के रूप में जानते हैं, और जिसके निर्माण के बारे में कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के समय धरकरण या धरण शाह ने करवाया था। इस तरह से कई शब्द हमें देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हमें कई बार यह भी पूछा जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो जवाई की सहायक नदी है मथाई नदी, इस मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में है। क्यों? क्योंकि यह नदी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से निकलती है, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो कि पाली, राजसमंद और उदयपुर 3 जिलों में यह फैला हुआ है, जिसे वर्तमान में राजस्थान की 6ठी बाघ परियोजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को। और इसीलिए हमें कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से संबंधित जो भी विशेषताएं वह भी क्लियर होनी चाहिए। कई बार यह भी पूछा जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर किस अभ्यारण्य में है, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। या कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मथाई नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद दूसरी नदी जो है वह है खारी नदी। खारी नदी यहां कहां से निकलती है? यहां शेर गांव सिरोही से निकलती है। खारी नदी का उद्गम शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से होता है, जो जालोर के सायला नामक स्थान के निकट जवाई नदी में कि जो यहां खारी नदी है, यहां सिरोही से निकलती है, जालोर में सायला नामक स्थान पर आकर जवाई में मिलती है। और जहां से जवाई को क्या कहा जाता है? जवाई 2 के नाम से जाना जाता है, या कई जगह सुकड़ी सेकंड भी लिखा हुआ है। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि खारी नदी कहां से निकलती है और कहां आकर समाप्त होती है। इसके बाद आता है परियोजना। और परियोजना को लेके सभी जानते हैं कि जवाई नदी पर जो बांध बना हुआ है उसे कहा जाता है जवाई बांध। जवाई बांध यहां जवाई नदी पर है, सुमेरपुर पाली।
और जब भी हमें जवाई बांध को लेके प्रश्न आता है तो जवाई बांध का प्रश्न क्या बनता है? सबसे पहला प्रश्न, जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कि जो जवाई बांध है यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया? तो जवाई बांध का निर्माण कब कराया गया? 1946 से 1957 के मध्य जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। किसने करवाया? जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। और महाराजा उमेद सिंह ने पाली में उमेद मिल की स्थापना भी की, जो राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले स्थापित सूती वस्त्र मिल है, जो भी वर्तमान में संचालित हो रही है। तो ये ध्यान रखना कि उमेद मिल और जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के शासक महाराजा उमेद सिंह के समय हुआ। क्लियर? अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो है वह है कि जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने हेतु उदयपुर में से परियोजना कौन सी परियोजना बनेगी? सेई परियोजना। और सेई परियोजना जो कि साबरमती की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, कि साबरमती की सहायक नदी सेई नदी जो कि उदयपुर से निकलती है, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे सेई बांध कहते हैं। और उस बांध से एक जल सुरंग निकाली गई है जो कि जवाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखती है। और इसीलिए जो है सेई परियोजना का प्रश्न हमें साबरमती नदी तंत्र में भी पूछा जाता है और लूनी नदी तंत्र में हमें जवाई बांध में पानी की आवक बनाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया, यानी कि सेई परियोजना के उद्देश्य के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें लूनी की सहायक नदियों में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वह जवाई नदी को लेके पूछा जाता है कि जवाई नदी की विशेषताएं भी हैं, इसकी परियोजनाएं भी हैं और इसकी सहायक नदियां उनकी भी विशेषताएं हैं। इसीलिए जब हम लूनी की सहायक नदियों का अध्ययन करें तो केवल सहायक नदियों को रटे नहीं, सहायक नदियां कौन सी हैं यह क्लियर होनी चाहिए, बाईं ओर से कौन सी मिलती है, दाईं ओर से कौन सी मिलती है और उन सहायक नदियों की क्या विशेषता है, उन पर कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है, इसको लेके भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। और इसके बाद आता है
लूनी की सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सागी नदी कहते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल, उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, और समाप्ति। अब देखिए सागी नदी यहां कहां से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से। जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती, कहां कहां बहती है, यहां जालोर और बाड़मेर में बहती है, और इसका समाप्ति स्थल है लूनी नदी, बाड़मेर के निकट यहां लूनी नदी में मिल जाती है। अब इसकी एक ही विशेषता है, और वह सब आप जानते हैं। विशेषता की बात करते हैं, विशेषता सागी नदी लूनी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली देखिए लूनी में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, वह सागी नदी। तो इस प्रकार से हमें लूनी नदी तंत्र के अंतर्गत लूनी की सहायक नदियों के बारे में जो प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। अब जब लूनी की सहायक नदियों का प्रश्न आता है तो किस प्रकार से पूछा जाता है, तो अब ध्यान रखना, प्रश्न वर्तमान में इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि निम्न लिखित में से मुहाने से उद्गम की और लूनी नदी में मिलने वाली सहायक नदियों की सही क्रम की
पहचान कर कूट का चयन करें। यहां तो प्रश्न है। अब सहायक नदियां दे रखी होगी 1 नंबर पर जोजरी, 2 नंबर पर जवाई, 3 नंबर पर बांडी, 4 नंबर पर साबी और 5 नंबर पर अब आपसे पूछेगा इसका कोट कि इसका क्या सही कोट होगा। ए, बी, सी और डी। अब यहां पर कोट 4, 2, 5, 3, 3, 1, 5, 2। सी 5, 2, 1, 3 और 5, 4, 5, 3, 2 इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो अब ध्यान रखना, सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से मुहाने से उद्गम की और लूनी नदी में मिलने वाली सहायक नदियों के क्रम की, तो जो सबसे पहले तो नदियों को पहचानिए, नदियां कौन सी हैं। जोजरी लूनी की सहायक नदी है, जवाई लूनी की सहायक नदी है, बांडी लूनी की सहायक नदी है, साबी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है, लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो जिसमें 4 ऑप्शन है, 4 नंबर देखिए, इसमें यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो यहां दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, बाहर, क्योंकि सहायक नदियों में शामिल नहीं है। अब प्रश्न बनता है अपने पास बी और सी का। अब देखिए क्या पूछा गया है, उसके बाद मुहाने से उद्गम, मुहाने का मतलब है समाप्ति स्थल से। अब समाप्ति स्थल से सबसे पहले क्या आएगी, सागी आती है, उसके बाद क्या आएगी, जवाई, यानी जवाई किस नंबर पर है, 2 नंबर। अब मुहाने से उद्गम की ओर, अब यहां पर थोड़ा सा मेरे से गलती होगी, यहां पर 1 मिनट ऑप्शन चेंज कराऊं मैं, 2, 5, 1 और 3। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, जवाई। जवाई किसमें है, केवल इसी में ही है 2, तो यहां आपका उत्तर क्या हो गया, यानी कि जवाई, उसके बाद सुकड़ी, फिर जोजरी और बांडी। इसका सही उत्तर क्या होगा, यहां। तो इस प्रकार से आजकल वर्तमान में जब नदियों के संदर्भ में अपवाह तंत्र को लेकर प्रश्न पूछाते हैं तो उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। और ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थी या तो कंफ्यूज होता है या फिर कहीं न कहीं सहायक नदियों को लेकर गलती करता है। तो ध्यान रखना, हमें सबसे पहले सहायक नदियां पता होनी चाहिए और सहायक नदियों के बाद में उसका क्रम जिस प्रश्न में पूछा गया उसके अनुसार। यहां मुहाने से पूछा गया है तो हमें मुहाने से उद्गम की ओर क्रम पता होना चाहिए, और उद्गम से मुहाने की पूछे तो उद्गम से मुहाने की ओर क्रम पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के अपवाह तंत्र में लूनी नदी तंत्र में लूनी और उसकी सहायक नदियों को लेके जो प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में पूछा जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ लूनी नदी तंत्र समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।